Welcome to all of you in my class. I am Muhammad Kashif Rana and I will teach you PRC2 Quantitative Analysis for Business. और वैसे अगर देखा जाए तो मैं इसके अलावा PRC1 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, FAR1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग और साथ में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ाता हूँ। मतलब इन टोटल मेरे 4 सब्जेक्ट्स हैं जो करंटली मैं टीच कर रहा हूँ चार्टेड अकाउंटेंसी में। बहुत अच्छी फील्ड में आप लोग मौजूद हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सिर्फ एक बात याद रखना कि कंसिस्टेंट रहना। बस अगर आप कंसिस्टेंट होंगे तो आप लोग इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टेड अकाउंटेंसी को कंप्लीट कर लेंगे। वक्त के साथ साथ बाकी सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आती जाएंगी। हम लोग इसके ऊपर अपना ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। हम लोग चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास इन टोटल 12 सब्जेक्ट 12 चैप्टर्स मौजूद हैं इसमें, जो कि आप लोगों ने स्टडी करने हैं। बहुत सिंपल वे में लेके चलूंगा। वे ऑफ टीचिंग ऐसा रखूंगा कि आप सब लोगों को ना आसानी से बात समझ आ सके। मतलब हम लोग चीजों को कुछ ऐसा लेके चलेंगे कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। इस बात से कतई नजर कि आपने एफएससी मेडिकल से की है, नॉन मेडिकल से की है, या आपने कुछ भी किया हुआ है, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना वो आपको आना चाहिए। मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है। मीन्स दैट कि आप लोगों ने ना सिर्फ मेरे साथ साथ रहे, सिर्फ उतना पढ़ो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। ये सब्जेक्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार हो जाएगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पास भी हो जाएगा। अगर सब अब मैं अगर यहाँ पर बात करूं कि मेरे ये चैप्टर्स हैं तो अभी कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। बस आपने इन टोटल 12 चैप्टर्स इस बुक में जाके पढ़नी है और हमारा सिलेबस इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और ट्राई करेंगे, ट्राई क्या करेंगे, लाजमी बात है कि विद इन टाइम कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस भी अच्छी खासी करेंगे। टेस्ट वगैरह भी आपके वीकली बेसिस के ऊपर होते रहेंगे। इवन कि आपके मिड टर्म्स भी होंगे। लास्ट में सेशन एंड करने के बाद इंशाल्लाह आपके मॉक एग्जाम्स मींस दैट फुल बुक टेस्ट वगैरह भी होंगे। उसके बाद आप आई कैप को जाकर फेस करेंगे। तो उससे पहले आप लोगों की बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो चुकी होगी। अगर हम लोग सब्जेक्ट की नेचर की बात करें तो बाकी रेलिवेंट टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि हमारे पीआरसी के तमाम एग्जाम्स वगैरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। कि ये मेरा जो सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस, बेसिकली ये भी हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस पेपर पैटर्न की बात करें तो तमाम क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं। और इन टोटल आप लोगों के पास 50 एमसीक्यूज हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो टोटल आपका पेपर बन जाएगा 100 मार्क्स का। इसको पास करने के लिए आप लोगों ने सिंपली 50% मार्क्स गेन करने हैं। 50% टू पास। मतलब आपने अपने आप को 50% से बिलो नहीं रखा। अपने आप को हमेशा 50% प्लस पे जाके रखना है और आप लोग पास हो जाएंगे। 50% प्लस पे जाएं, फिर चाहे आपके मार्क्स 50 हैं या आपके 100 हैं, आप सब लोग इक्वल हैं। मतलब आपको आपके मार्क्स नहीं बताए जाएंगे। तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मेरे क्यूएम के अंदर 80 मार्क्स हैं, दूसरा आपसे कहे कि मेरे आपसे ज्यादा हैं, 85 हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर या पास है या फेल। तो आपने अगर फेल होते हैं तो आपको आपके मार्क्स बताए जाते हैं कि आप फेल कितने मार्क्स पे जाकर हुए हैं। लेकिन अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको सीए के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं बताए जाते हैं। तो आप लोगों ने अपने आप को 50% प्लस पे रखना है। वैसे आप में से बहुत से ऐसे भी होंगे जो अपने आप को 100% पे रखेंगे। हम प्रेपरेशन भी 100 प्लस की जाके करेंगे। तो आप लोग अगर मेरा साथ देते रहो ना तो इंशाल्लाह कोई एक भी ऐसा एमसीक्यूज नहीं होगा जो एग्जाम के टाइम पर आप लोगों को ना आता हो। ऐसा नहीं होने वाला। मतलब आप 100% एमसीक्यूज विद इन टाइम कंप्लीट कर लोगे। आप में इतनी एबिलिटी जरूर मौजूद होगी। अभी चाहे आप में ये एबिलिटी है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले क्यूएम आती है नहीं आती, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपने ये डिसाइड कर लेना है आज से कि आज से ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है, कि आपने इसमें इंटरेस्ट लेना है। आपने इसको ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा।
तो इंशाल्लाह ये आपका जो सब्जेक्ट है ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। अच्छा, पेपर पैटर्न वगैरह सारे एमसीक्यूज हैं, हर चैप्टर की इक्वल इंपॉर्टेंस वगैरह है। आपने सिलेक्टिव स्टडी के ऊपर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सिलेक्टिव स्टडी के ऊपर आप लोगों ने नहीं जाना। मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे मेरी तरफ से ये एक नसीहत है कि अगर आपने अपने आप को सक्सेसफुल करना है ना, तो आपने सिलेक्टिव स्टडी पर नहीं जाना। आपने अपना 100% सिलेबस, कोई भी सब्जेक्ट है उसका 100% सिलेबस कवर करके जाना है। और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। और इसके लिए जो हमारा स्टडी मटेरियल होगा, एक तो ये आई कैप की स्टडी टेक्स्ट है, बहुत अच्छी बुक है, हम लोग इसको यूज करेंगे, ये हमारी प्रियोरिटी है। इसमें मजीद अगर हम लोग देखें तो मैं कुछ नोट्स होंगे हर चैप्टर से रेलिवेंट मेरे अपने, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। हम इसमें से भी प्रैक्टिस करेंगे। आपके पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो मौजूद हैं, लेकिन देखने में अगर आए तो ऐसा लगता है जैसे ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। और बात भी बिल्कुल ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस बेसिकली मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके 50 के 50 एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स आए, ऐसा नहीं है। जी तो 50-50% होता है कि 50% वो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि किसी चीज की कोई प्रॉपर्टीज वगैरह आ गई, जो कि हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कोई डेफिनेशंस वगैरह आ जाती हैं, वो साथ साथ हम लोग थ्योरी के ऊपर भी फोकस करेंगे और हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी फोकस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप मेरे लेक्चर्स में बैठे हैं तो आप लोगों के सामने तीन चीजें होनी चाहिए। एक, आप लोगों के पास आपकी नोटबुक, जैसे ये मेरी नोटबुक मौजूद है, तो आपके पास भी आपकी एक अच्छी सी नोटबुक मौजूद हो। और आपने मेरा तमाम क्यूएम का जितना भी काम हम लोग करेंगे, चाहे वो हमारी क्लास वर्क है, चाहे वो हमारा रफ वर्क है, चाहे वो हमारी कोई होम असाइनमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग हम एक ही रजिस्टर पे लिखेंगे। मतलब वो पुराने मेथड्स आप लोग भूल जाएं कि ये हम लोगों ने जाकर रफ वर्क में करना है, ये नीट वर्क का काम है, ये होमवर्क है, ये क्लास वर्क है, ऐसा कुछ ना। और एक ही सब्जेक्ट के अंदर बाकी सब्जेक्ट को ना मर्ज ना करो। ये जो नोट्स मैं आपको बनवाऊंगा, आपको हर एक चीज बुक में से नहीं मिलेगी। तो ये जो नोट्स आप लोग बनाएंगे ना, ये बिफोर एग्जाम आपके बड़े काम आने वाले हैं। और जब आप अपनी तरफ से अपने नोट्स बना के रखेंगे तो एग्जाम को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और विद इन टाइम कंप्लीट भी कर पाओगे, रिवीजन बहुत अच्छे से होगी। ईच एंड एवरी पॉइंट आपने अपने पास नोट किया हुआ होगा। तो एक अच्छा सा रजिस्टर बना के रखना है। और तमाम काम आपने उसी पे ही करने हैं, प्रैक्टिस हो रही है उसी पे करें। क्लास के लेक्चर्स नोट्स आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो भी आपने उसी पे करने हैं। तो इसको बार बार चेंज ना करना। एक तो आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, दूसरी बात एक अच्छा सा पेन मौजूद होना चाहिए। और जो हम लोग हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसमें ना ब्लैक इंक को प्रेफर किया जाता है। तब आपने जो भी पेन परचेज करना हो, बॉल पॉइंट, वो आपने ब्लैक कलर में यूज करनी है। मतलब ब्लू रेड ग्रीन वगैरह कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने अभी इवन के पीआरसी में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इधर तो आपका कंप्यूटराइज्ड पेपर है। लेकिन फिर भी आपने आदत बना लेनी है कि आपने ब्लैक पेन यूज करना है। हमारे कैफ के लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें हम लोग ब्लैक पेन ही यूज करते हैं, अदरवाइज हमारा पेपर नहीं चेक होता। तो इस वजह से आपने अभी से आदत बना लेनी है, आपने अपने पास ब्लैक पेन ही यूज करना है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कैलकुलेटर। ये आपके पास मौजूद होना चाहिए। और ये आई कैप की तरफ से रेकमेंडेड कैलकुलेटर्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। आपने इधर उधर से एमी खाम का पैसे जाए करके कोई ऐसा कैलकुलेटर परचेज कर लिया जो सही से कैलकुलेशन ना कर सकता हुआ, तो वेस्टेज ऑफ मनी है। ऐसा नहीं करना। आपने जो कैलकुलेटर परचेज करना है उसका मॉडल अपने पास नोट कर लीजिए। भाई, आपके कैलकुलेटर में ना की टू सक्सेस, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि हमारे सब्जेक्ट की टू सक्सेस क्या है, तो आपका कैलकुलेटर है। कि जिसको ये यूज करना आ जाता है ना, और जिसके पास अच्छा सा कैलकुलेटर मौजूद है, उसका क्यूएम का पेपर पास है। और ये बात रियलिटी है, और ये हम लोग प्रूव भी करेंगे। आप लोग कहेंगे कि वाकई सच्ची बात है भाई, विदाउट कैलकुलेटर आप यू आर नथिंग। तो इसलिए आपके पास कैलकुलेटर का होना बहुत जरूरी है। कंपनी कोई भी आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड होती है कि आप लोगों ने कैसियो कंपनी यूज करनी है। लेकिन क्योंकि चाइना के भी काफी सारे होते हैं तो कंपनी कोई भी हो सकती है।
और जो मॉडल आपने लेना है ना, वो उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा। वो आपने परचेज करना है FX991ES प्लस। ये वो कैलकुलेटर है जो आपने परचेज करना है, FX991ES प्लस। अच्छा, अब जैसे ये मेरे वाला कैलकुलेटर देखें, कैसियो कंपनी का मौजूद है। अगर आपको इसका ये मॉडल यहाँ पे नजर आ रहा हो, ये देखो FX991ES प्लस, तो मैं खुद यही कैलकुलेटर यूज करता हूँ। ये इस सिल्वर कलर में भी मौजूद है, और ये ना ब्लैक कलर में भी मौजूद है। मतलब आजकल जो न्यू मॉडल आ रहे हैं ना, वो ब्लैक कलर में मौजूद है। तो उससे ना परेशान हो जाना, सिर्फ आपने मॉडल चेक कर लेना है। दूसरी बात ये है कि मिस्टेक ना कर लेना कि ES की जगह पे ना EX परचेज नहीं करना। मतलब बाकी सारा मॉडल सेम होता है, ये आपको बता रहा हूँ, अक्सर आप में से बच्चे ये मिस्टेक कर लेते हैं। EX मॉडल रिकमेंडेड नहीं है आई कैप की तरफ से। अगर उन्होंने कभी चेकिंग कर ली, वो अंदर कैलकुलेटर नहीं लेके जाने देंगे, और अगर कैलकुलेटर ना गया तो आपसे QM नहीं होने वाला। तो इस वजह से ख्याल कर लेना। दूसरा, जब आप लोग अपना कैलकुलेटर परचेज कर रहे हो, तो आप लोगों ने देखना है कि यहां पर शिफ्ट और अल्फा दोनों की कीज मौजूद हो। साथ में शिफ्ट के बिल्कुल नीचे सॉल्व और ये इक्वल टू का साइन मौजूद होना चाहिए, रेड से कलर में, जहां पर इक्वल टू हो। सिम बाकी कैलकुलेटर बिल्कुल सेम होता है जैसे ये आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर ना इक्वल टू का साइन मौजूद नहीं होता, तो वो एक सिंपल कैलकुलेटर, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इस वजह से कैलकुलेटर परचेज करते हुए आपने ये देखना है कि शिफ्ट की के नीचे यहां पर ये जो कैलकुलेशंस की है, CALC, कैलकुलेशन की उसके ऊपर ये इक्वल टू का साइन मौजूद हो। 1 नंबर के ऊपर ये स्टैटिस्टिक्स STAT लिखा हुआ मौजूद होता है, स्टैट्स और डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिखा हुआ। ये मतलब ये कुछ चीजें हैं जो आपने अपने कैलकुलेटर पे चेक करनी है। और कोशिश कीजिएगा कि डुप्लीकेट ना आए, कोशिश करें। अगर कॉपी भी लेनी है तो फर्स्ट कॉपी लें। मतलब बिल को ओरिजिनल काफी महंगा पड़ जाएगा। कॉपी भी लेनी है तो फर्स्ट कॉपी लें। एक अच्छा कैलकुलेटर लीजिएगा, अगर आपने डुप्लीकेट ले लिया वो भी आपकी वेस्टेज ऑफ मनी है। ये कैलकुलेटर सिर्फ आप लोगों का यहां पर सहारा नहीं है, ये आपकी पूरी चार्टेड अकाउंटेंसी में यूज होने वाला है। तो मतलब इसके ऊपर अगर आप लोग अप्रोक्सीमेट कोई 1500 रुपीज तक का मिल जाएगा, अप्रोक्सीमेट। बाकी मार्केट में आप लोग खुद पूछ लीजिएगा क्या रेट्स वगैरह इसके चल रही हैं, लेकिन एक आइडिया है कि ये कोई 1500 रुपीज तक का होगा। और कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास में आपके पास कैलकुलेटर्स मौजूद, अदरवाइज इसके बगैर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए। कैलकुलेटर्स होने चाहिए। अब 3 चीजें मैंने आपको बताई कि जब आप लोग QM के लिए जैसे ही मैं एंटर हूं ना, आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज योर नोटबुक, आपके सामने हो, एक अच्छा सा पेन, और साथ में कैलकुलेटर। ये 3 चीजें आपके सामने होनी चाहिए, और आप पढ़ने के लिए रेडी। बुक आपके पास ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ये बुक आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में भी है ना, चलेगी। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप इसका प्रिंट निकलवाएं। आपके मोबाइल्स में आ गई है, आप लोग अगर इजीली मोबाइल से स्टडी कर सकते हैं, आपके पास घरों में लैपटॉप हैं, उस पर स्टडी कर सकते हैं, आप जरूर करें। तो आप इसकी फोटो कॉपी वगैरह करवाने के ऊपर पैसा ना जाया करें, तो मुझे कोई फर्क नहीं है। मतलब मुझे बुक क्लास में नहीं चाहिए। मैंने कुछ भी पढ़ाना होगा ना, मैं आपके सामने ये शेयर कर दूंगा, और आपने घरों में पढ़ना है अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, वहां पर पढ़ लीजिएगा। खाम खाम में पैसा जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल राइट। मैं अगर किसी स्टूडेंट को नहीं कंफर्टेबल नहीं है वो सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ने पे, वो चाहे उसकी फोटो कॉपी करवा ले, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन क्लास में ज्यादातर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप लोग इस बुक को घर पे भी रख लोगे तो ये चलेगा। क्लास में मैं खुद आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी जितनी हम लोगों ने की। आज जो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 1। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, विच इज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये वो चैप्टर है जो आप लोगों ने इससे पहले भी, मतलब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, एटलीस्ट मैट्रिक तक तो आपने ऐसी बातें की हुई है ना। मतलब इसको समझना बहुत ईजी है। इवन के पूरी QM, ये जो आपके और आप लोगों का सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस, ये सारे बहुत सिंपल कर दूंगा। लेकिन सिर्फ क्या है कि आप लोगों ने नजरा इंटरेस्ट शो करना है।
कि आपका ना मेरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं आपको पेश आने वाली। अगर हम यहाँ पे बात करें ना लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, हम लोग चलेंगे जरा स्टेप बाय स्टेप, कि आप लोगों को चीजें बड़ी आसानी से समझ आए, तमाम बच्चे मेरे साथ साथ चलें। तो उसके लिए मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हुए होते हैं, कि यहाँ नोट्स में से मैं आपको साथ साथ लेके चलता हूँ। एट द एंड जैसे ही नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, फिर हम लोग स्टडी टेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, उसको एक मर्तबा हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। साथ में हर चैप्टर के एंड पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है, एंड पे जाके हम वो प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न के मुताबिक है। बेसिकली ये जो मेरे नोट्स हैं, ये भी आपके एग्जाम के पैटर्न के मुताबिक हैं, बिल्कुल वैसे ही एमसीक्यूज वगैरह गिवन है। हम लोग अपनी स्टडी, क्योंकि हमारा एग्जाम एमसीक्यूज बेस है, तो हम लोग जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे ना, एमसीक्यूज बेस ही करेंगे। अपने आप को एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है हम लोगों ने। अच्छा, अब बात करें ना इक्वेशंस की, तो इक्वेशन बेसिकली होती क्या है? अगर हम लोग दो एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्विलिटी का साइन यूज कर लें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अगर हम लोग दो एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्विलिटी का साइन यूज कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई 5x इज इक्वल टू 15, अब देखिए खुद ये 15 एक एक्सप्रेशन है, इसी तरह से 5x एक दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है। मींस दैट ये एक कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, और ये कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल भी हो सकता है। ये एक एक्सप्रेशन बन जाता है। जब हम इनके दरमियान इक्विलिटी का साइन यूज कर लेते हैं, तो ये कंप्लीट एक इक्वेशन बन गई है हमारे पास। तो जब भी किसी एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्विलिटी का साइन आ जाए, तो आपने समझ लेना है कि ये इक्वेशंस की बात हो रही है। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने देखने हैं दो किस्म की इक्वेशन। फर्स्ट वन इज लीनियर इक्वेशन एंड द सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी जो हमारा फोकस होगा वो है लीनियर इक्वेशंस के ऊपर। लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बने। ऐसी इक्वेशंस जिनको अगर हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करें ना, तो उससे हमें स्ट्रेट लाइन मिले। वो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन आपके पास ये अपवर्ड स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन आप लोगों के पास इस तरह डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा हमारे पास स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा। अब हमारा काम क्या होता है इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में यूज होने वाले वेरिएबल की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना। किस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? कि जैसे इस इक्वेशन में देखें तो मेरे पास वेरिएबल कौन सा है? एक्स। मैंने ना इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, कि मैं यहां एक्स को कौन सी वैल्यू से रिप्लेस करूं कि मेरे पास आंसर 15 आ जाए। इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन है। देखें, सिंपल सी वर्ड्स में अगर आपको ये बात मैं एक्सप्लेन करूं, आपके पास 100 रुपीज का एक नोट मौजूद हो। अब कहने को तो सिर्फ एक नोट है, 100 रुपीज का है, लेकिन क्या है, आप जब उसका चेंज लेते हो, आप 50-50 के टू नोट्स ले लें। अब नंबर ऑफ नोट्स इंक्रीज हो गए हैं, लेकिन क्या उसकी वर्थ इंक्रीज हुई? नहीं, सेम है। 50 + 50 = 100। अभी भी 100 रुपीज ही है आपके पास, इक्विलिटी है। इसी तरह से 20-20 के 5 नोट्स ले लें, तभी आपके पास बनता तो 100 ही है। लेकिन देखिए, अब आपके पास पहले एक नोट था, अब 5 नोट है, लेकिन हर नोट की अपनी वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है। ले और टोटल में देखा जाए तो वर्थ अभी भी इक्वल ही है। हमने ये देखना है हम इस वेरिएबल की जगह पर कौन सी वैल्यू लगाएं कि ये 15 के इक्वल हो जाए। अब सिंपल मेथड क्या है इसका, कि हम एक्स को एज इट इज रहने दें। अब क्योंकि एक्सिस के साथ हम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 3, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन है हमारे पास। अब इक्वेशंस है हमारे पास काफी सारी टाइप्स की, उसमें प्रॉपरली तो हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशंस हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशंस में हम लोगों ने देखना है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। लीनियर इक्वेशंस में हमने ये देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशंस होगी, जैसे अभी मैंने आपके सामने लिखा हुआ था 5x = 15। कितने वेरिएबल्स था उसमें? सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल उसमें मौजूद था, तो आपने मुझे बता दिया x = 3।
ये लीनियर इक्वेशन ही है हमारे पास। और इस वेरिएबल की पावर भी मेरे पास 1 थी। कभी ऐसा होगा कि मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 होंगे, एक्स एंड वाई। कभी ऐसा होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 होंगे, एक्स वाई एंड जी। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन एक चीज कॉमन है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे ना, नंबर ऑफ इक्वेशंस भी उतनी। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस उतनी होंगी। अब अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, आपको कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 में? देखें कितनी मर्तबा लिखा हुआ है। बात ये नहीं हो रही कि उसको यूज कितनी मर्तबा किया गया है। आप ये देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो वो तो सिर्फ एक ही है, विच इज इक्वल टू एक्स। एम आई राइट? अच्छा, हमने ये देखना है नंबर ऑफ वेरिएबल, ये नहीं देखना 1 2 3, ये नहीं देखना। हमने देखना है कि कितने वेरिएबल्स हैं, और वो सिर्फ एक्स, सिंगल वेरिएबल। तो इक्वेशन भी तो सिर्फ एक ही है ना। ये देखें, एक ही इक्वेशन मेरे पास मौजूद है। इसी तरह से अगर यहां पे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में, आपको कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं? दो। कौन कौन से? अब आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे। दो वेरिएबल सिंगल इक्वेशन के साथ सॉल्व नहीं होने वाले। अब आपके पास इक्वेशन भी दो होंगी। आप खुद देखें, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस वन एंड सेकेंड इक्वेशन इज दिस वन। ये देखें, इक्वलिटी। अब दो वेरिएबल्स थे तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। इसी तरह से अगर आप लोग देखें, मेरे पास तीन वेरिएबल्स हों। अब देखें कौन कौन से, एक्स वाई जी। अब तीन वेरिएबल्स हैं, सिंगल इक्वेशन से सॉल्व नहीं होने वाला क्वेश्चन। टू इक्वेशंस आ जाए तब भी सॉल्व नहीं होने वाला। अब इसके लिए नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी होनी चाहिए? 3। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? ये बड़ी सिंपल सी बात थी। लीनियर इक्वेशन में आपने सबसे पहली चीज देखनी है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स में तमाम वेरिएबल्स की जो पावर होगी ना, वो 1 होगी। तो मतलब उसके ऊपर किसी किस्म की कोई पावर नहीं होगी। अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर यूज ना की जाए, तो बाय डिफॉल्ट उसकी पावर 1 होती है। जैसे अगर आप लोग कहें मैं यहां पे 5 लिख दूं, मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका जरा रेसिप्रोकल बताना। अब मुझे इसका रेसिप्रोकल क्या बताएंगे? 1/5। सब बच्चों को क्लियर है ना ये बात? तो 1/5 ही क्यों? मैंने तो 1 कहीं लिखा ही नहीं। तो इन्होंने 1/5 क्यों कहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट है कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर हो तो उसका डिनोमिनेटर 1। लेकिन हम लोग उसको शो नहीं कर रहे होते। लेकिन जैसे ही रेसिप्रोकल की बात की, हमने फौरन से 1/5 बता दिया। इसी तरह से इसके वेरिएबल्स की पावर 1, लेकिन वो 1 हम लोग शो नहीं कर रहे होते। ये बात आप सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी। लीनियर इक्वेशंस में हमेशा वेरिएबल्स की पावर 1 होगी। नंबर ऑफ वेरिएबल्स वेरी कर सकते हैं। अब हमने देखना है इनका सॉल्यूशन, कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखना है, आपने सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन देखा, आप उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखो। आपको कितने नंबर ऑफ वेरिएबल नजर आए? 1। फिर आपने ये देखना है क्या इसकी पावर 1 ही है, या इसके अलावा कोई और पावर है। मतलब थोड़ा सा सॉल्व करके देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होकर वेरिएबल स्क्वायर कर दे। क्या कहीं ऐसा है? नहीं। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व भी करूं तो इसकी पावर में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो कंफर्म हो जाता है कि अब ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब इस लीनियर इक्वेशन को करना है हम लोगों ने सॉल्व। तो सॉल्व करने का मेथड क्या होगा? मल्टीपल मेथड्स हैं। आप लोगों ने माशाल्लाह, आप लोग एटलीस्ट एफएससी करके आए हुए हैं, तो आप लोगों के पास मतलब इतना नॉलेज है बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स वाला। लेकिन अगर नहीं भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहां पर जाएंगे। अब हमारा मकसद क्या होता है? इस वेरिएबल की पावर को, सॉरी, इस वेरिएबल की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना, कि मैं इधर एक्स को कौन सी वैल्यू से रिप्लेस करूं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एम आई राइट? यही होती है ना इक्वेशन, कि हम लोगों ने वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है जिससे हम लोग अगर इधर क्वेश्चन में पुट करें, तो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड उसकी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। अब उसके लिए हमने इसको करना है सॉल्व।
सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो चल रहा है वो कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग है, कॉन्सेप्ट्स बनानी है हम लोगों ने। बाद में हम लोग मार्क्स की दौड़ के लिए भागेंगे। अब यहां पर देखिए, अगर इसको सॉल्व करने के लिए जाएं, जो प्रॉपर मेथड है वो क्या, कि 5 को सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, 5 है। फिर ये 5 ने -3 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो वैल्यू क्या बनेगी, -15, शाबाश। फिर -7 ने 6 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 7 ने नहीं होना, साइन भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो -7 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो वैल्यू क्या देगा, -42। -7 मल्टीप्लाई होगा -x के साथ, वैल्यू क्या देगा, माइनस माइनस +7x इज इक्वल टू का साइन। अच्छा, उसके बाद देखिए 24 एज इट इज, -3 ने मल्टीप्लाई होना है ब्रैकेट में मौजूद जितने भी एक्सप्रेशन है उनके साथ, -3 इंटू 8 इज इक्वल टू माइनस 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 +3x माइनस। आप सबको ये बात क्लियर। नेक्स्ट, अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, जैसे कि 5x +7x इज इक्वल टू -15 -42 इज इक्वल टू का साइन। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, फिर इज इक्वल टू का साइन। 24 -24 इज इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे अपने पास, 3x - 3। x एक साइड पे कर लेते हैं और जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 12x - 3x इज इक्वल टू 57 - 3। बात क्लियर। नेक्स्ट, क्या आएगा ये आंसर, इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, देन x इज इक्वल टू 54/9। द आंसर इज 6, और जाकर 6 को टिक कर लेना है, और आपको 2 मार्क्स मिल गए। बस इतना सा क्वेश्चन है। क्या आपको ये बेसिक नॉलेज समझ आया है। अच्छा, ये था इसका प्रॉपर सॉल्यूशन, जो कि फ्यूचर में जब भी आपके पास ये वाला क्वेश्चन आए, तो आपने इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर, अब आपने अपने मेथड चेंज कर लेने, क्योंकि अब आप लोग चार्टेड अकाउंटेंसी में हैं, तो आप लोगों ने ना इसके मुताबिक चीजों को समझना है। ये था बिल्कुल बच्चों वाला खेल। तो मतलब ये इसीलिए पहले बताया है कि अगर मैं डायरेक्ट अपने मेथड पे जाता, तो आप में से बहुत से बच्चे कहते कि सर ऐसे भी तो हो सकता है, आई नो, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। ओके, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो गए हो, तो अब आप लोगों ने हरकतें भी वैसी करनी है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, जब भी आपके पास इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए, आपने उठाना है अपना प्यारा सा कैलकुलेटर, और जैसे आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ये सारा क्वेश्चन आपके कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों ने जैसे ही देखा कि आपके पास क्वेश्चन एक ऐसा मौजूद है जो एक लीनियर इक्वेशन है, जिसमें सिंगल वेरिएबल है और उसकी पावर भी 1 है, और वो वेरिएबल अपनी पावर को चेंज नहीं कर रहा, तो आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने करना क्या है, एज इट इज ये इक्वेशन अपने कैलकुलेटर को बता देनी है। कैसे, अब देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 5। कैलकुलेटर में 5 आपको नजर आ जाएगा, ये पुट कर दिया। फिर क्या चीज है, आप लगाओ, ये देखो ये ब्रैकेट आ गई। फिर नेक्स्ट क्या चीज है, एक्स। अब आपने लिखना है एक्स कैलकुलेटर में। अब वो कैलकुलेटर में एक्स कैसे आएगा, ये देखो, ये ब्रैकेट क्लोज की के ऊपर देखो, क्या आपको ये एक्स नजर आया है रेड से कलर में। अच्छा, अब कैलकुलेटर में ना 3 किस्म के फंक्शन है। एक वो जो कीज के ऊपर है, जैसे 5 की के ऊपर था, 5 प्रेस किया, 5 लिखा गया। ब्रैकेट ओपन करनी थी, आप देखिए इस जो की है ना, उस की के ऊपर लिखा हुआ है, जैसे ही प्रेस की वो ब्रैकेट ओपन हो गई। अब मैंने लिखना है एक्स, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस बोर्ड के ऊपर लिखी हुई हैं, मतलब कीज के ऊपर नहीं है, कैलकुलेटर के बोर्ड के ऊपर है। तो वहां पर ना 2 कलर यूज कर रहा है, एक तो लाइट येलो सा कलर आप समझ लें कुछ इस तरह का, और दूसरा ना रेड से कलर के फंक्शंस हैं।
अगर आपने परफॉर्म करवानी है ना ये थोड़े येलो से कलर के फंक्शंस वगैरह, तो उसके लिए पहले शिफ्ट की प्रेस करके फिर वो की प्रेस करोगे, तो उसने वो फंक्शन परफॉर्म करना है। और अगर रेड कलर का कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है, तो कैलकुलेटर में पहले अल्फा की प्रेस करोगे, और फिर जाकर आप लोगों ने वो की रेलिवेंट प्रेस करनी है, तो वो रेड कलर का फंक्शन परफॉर्म करेगा। अच्छा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं फिर से सुनो। अगर मैं डायरेक्ट ये ब्रैकेट क्लोज प्रेस करता हूं ना, तो उसने सिंपली ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक्स। तो एक्स कौन से उसमें था, रेड। मैं अल्फा की प्रेस करके इसको प्रेस करूं, आप देखो उसने रेड कलर का फंक्शन परफॉर्म किया। अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करके इसको प्रेस करता, तो देखो कोमा इस कलर में था, उसने कोमा लगाना था। मेरी बात समझ आ गई होगी सब बच्चों को। अच्छा, अब डिलीट करनी हो कोई चीज, जैसे अभी ये मैंने डिलीट की है, तो डिलीट करने के लिए डेल की ये प्रेस करोगे, तो उसने एक चीज डिलीट कर देनी है। अब एक्स के बाद मैंने क्या लिखना है, -3 ब्रैकेट क्लोज, फिर -7 ब्रैकेट ओपन, 6 -x। अब x कैसे लिखें, सेम वही मेथड, कैसे बोलें, अल्फा एंड ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को। अच्छा, अब ये जो इज इक्वल टू है ना, ये ये वाला इक्वल टू नहीं है जो आपको इतना बड़ा सा इक्वल टू नजर आ रहा है, ये वाला नहीं है। मतलब अगर इसको प्रेस कर दोगे और 543 उसने सॉल्व भी कर दिया, अक्सर एरर दे देगा, ये नहीं है आपका आंसर, क्योंकि अभी तक आपने उसको कंप्लीट इक्वेशन बताई ही नहीं है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने कंप्लीट इक्वेशन लिखनी है। आप जैसे ही यहां तक पहुंच गए, उसके बाद देखिए क्या चीज नजर आ रही है, इक्वल टू। ये इक्वल टू ये वाला है जिसकी यहां पे बात की थी कैलकुलेशंस के ऊपर, रेड से कलर में इज इक्वल टू। आपने क्या करना है, अल्फा और कैलकुलेशन की प्रेस कर देनी है। आप देखें इक्वेशन के बिल्कुल सामने इज इक्वल टू लिखा गया, जैसा आपको चाहिए था। नेक्स्ट क्या लिखना है आपने, 24 -3 इंटू 8 - x ब्रैकेट क्लोज, -3। आप लोगों ने देखा कि मैंने अपने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया, जैसा क्वेश्चन था एज इट इज मैंने वो कैलकुलेटर को बता दिया। अच्छा, जैसे ही आप एंड पे जाओगे, अब आपको चाहिए इस एक्स की वैल्यू, तो इसको सॉल्व करने के लिए इक्वल टू ना प्रेस कर देना। ऐसा ना हो क्वेश्चन लिखते साथ ही आप इक्वल टू प्रेस कर दो, तो ऐसे ही करोगे तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा कि उसने एरर दे देना है। अच्छा, फिर ये भी ना कीजिएगा, कभी ऐसा हो जाता है, तो भाई जज्बाती नहीं होना आप लोगों ने। अक्सर आप में से ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे ये चीज आती है भाग कर एसी की प्रेस कर देते हो। भाई एसी प्रेस कर दिया, पूरा क्वेश्चन दोबारा से लिखना पड़ेगा। आपने क्या करना है, ये देखो ऐसी सिचुएशन आ जाए, कैलकुलेटर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कहते हैं भाई ये सिंटेक्स एरर है, मतलब अभी वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा। कहते हैं अगर आपने इसको कैंसिल करना है तो फिर तो एसी की प्रेस कर दो। लेकिन अगर आप गो टू, मतलब वापिस अपने क्वेश्चन पे जाना चाह रहे हो, तो लेफ्ट एरो या राइट एरो प्रेस कर दो, मतलब इन दोनों में से कोई सी एक की प्रेस कर दो। तो कहता है मैं तुम्हें वापसी तुम्हारे क्वेश्चन पे ले जाऊंगा कि वहां पर एरर आइडेंटिफाई करो। फिर कर्सर वहीं पे मौजूद होगा जहां पर एरर है। तो देखो मैंने कर्सर को तो बिल्कुल लास्ट में छोड़ा था, लेकिन अब ये कहां पे आ गया है, इक्वल टू के साथ। वो कहता है भाई इस क्वेश्चन में इक्वल टू है, तो इसको ऐसे ना सॉल्व करो। इक्वेशंस को हमेशा किया जाता है सॉल्व, तो सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर को भी तो वही इंस्ट्रक्शन दो कि भाई इसको सॉल्व करो। तो देखें क्या आपको कैलकुलेशन के ऊपर ये सॉल्व लिखा हुआ नजर आ रहा है, SOLV, सॉल्व। तो क्या करूं, अब इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या करना चाहिए, शिफ्ट कैलकुलेशन। अब ये जो आंसर आएगा ना, सॉल्व फॉर एक्स और ये 50, ये मेरी कोई प्रीवियस कैलकुलेशन है, जो मैंने इससे पहले कोई क्वेश्चन सॉल्व किया होगा ना, ये उसका आंसर है। तो ये आपके रेलिवेंट क्वेश्चन का आंसर नहीं होता जब तक के आप इक्वल टू ना प्रेस करो। मतलब आपने 3 कीज प्रेस करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब आप लोग यहां पे पहुंच जाते हैं, अब आपने 3 कीज प्रेस करनी है। कौन कौन सी, शिफ्ट, कैलकुलेशन, इक्वल टू। अब इसने आपको आंसर करना है। अब वो क्या कहते हैं, x = 6, तो हम लोगों ने भी तो यही फाइंड किया था, x = 6। अच्छा, फिर वो क्या कहता है कि अगर आप x = 6 पुट करोगे,
तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। क्या मतलब, डिफरेंस कब जीरो होगा? व्हेन बोथ साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपने लीनियर इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व कैसे करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।